जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेय सर अपने यूट्यूब चैनल और स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपके बीच जो है अगला वीडियो लेकर आए हैं मेटल और नॉन मेटल क्लास 10th बिहार मैट्रिक परीक्षा और बंगाल बोर्ड से भी संबंधित। तो चलिए देखते हैं इसका अगला भाग क्या कहता है क्वेश्चन। और अगला भाग जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सदस्य बन जाए, बेल आइकन घंटी को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों के पास जो है यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपको पिछला वीडियो दिए थे धातु और अधातु का, उसका अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्लगम किसे कहते हैं। अम्लगम किसे कहते हैं? तो अम्लगम, तो ये कहता है क्या है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो बहुत ही संदेह में पड़ जाइएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो यह है पारा का नाम सुने होंगे आप, पारा जिसको कहते हैं मरकरी। तो मरकरी जो है जिस धातु के साथ अभिक्रिया कर एक मिश्रित धातु का निर्माण करती है तो उस मिश्रित बने हुए धातु को ही अम्लगम कहते हैं। उस मिश्रित हुई पदार्थ को क्या कहेंगे? अम्लगम कहते हैं। तो देखिए इसका क्या उदाहरण दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए उत्तर है कि यदि कोई एक धातु पारद है, पारद अर्थात पारा है, तो इसके मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। उसके मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। तो ये एक आप याद रखिएगा कि यह पारा जो है मरकरी, जो लोहा से Fe से केवल जो है अभिक्रिया नहीं करती है, बाकी जो है अन्य धातुओं के साथ यह अभिक्रिया आसानी से कर लेती है। जैसे स्वर्ण लोग सोनार जो होते हैं ना, गहना बनाते हैं, तो वह जो है चांदी Ag और सोना Au के साथ जो है इस अम्लगम का उपयोग करते हैं मिश्रित करने के लिए। उस धातु को आपस में मिलाने के लिए इस पारे का उपयोग जो है करते हैं। तो यह होता है अम्लगम। क्या होता है? अम्लगम। जो सोनार जो है अपने दुकान में रखता है और आपको जो है मिश्रित करके जो है किसी वस्तु को आपस में मिलाने में यह सहायक होता है, इसीलिए इसे संलयन भी कहते हैं, सरंस भी कहते हैं। चलिए अम्लगम हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे से स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त होता है। यानी लोहा से जो है स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। इसको कठोर बनाने के लिए लगभग 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। यानी स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, कैसे निर्माण किया जाता है? तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं, तो वह मिलाने के बाद जो है स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। और इस स्टेनलेस स्टील को, जो स्टील आप देखते हैं, तो उस स्टेनलेस स्टील को और कठोर बनाने के लिए उसमें जो है कार्बन की कुछ मात्राएं जो है मिला दी जाती है। तो कार्बन की मात्रा कितना मिलाते हैं? तो 0.05% कार्बन मिला देते हैं, तो वह स्टेनलेस स्टील क्या होता है? कठोर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु यानी जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं तो वह धातु क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। देखिए उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, सोल्डर आदि, ये सभी जो है क्या है? मिश्र धातु है। जैसे सोल्डर है, सोल्डर आप जो किसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक में तार को जोड़ते हैं या किसी पॉइंट को जोड़ते हैं रंगा के साथ, तो क्या होता है? वो सोल्डर होता है ना। तो सोल्डर देखिएगा बहुत मुलायम होता है। उसको जैसा ही हीट के साथ संपर्क करते हैं तो वह गल जाता है। गल करके किसी वस्तु को या किसी तार को, इलेक्ट्रिक तार को जोड़ने में सहायक होता है। तो वही होता है मिश्र धातु। यानी मिश्र धातु तो वैसे दो या दो से अधिक
धातुएं जो आपस में समांगी रूप से मिश्रण करके एक नए धातु का निर्माण करते हैं, तो उस धातु को कहते हैं मिश्र धातु, जैसे स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, सोल्डर इत्यादि। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा और जस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम बताइए। तांबा और जस्ते यानी Cu और जस्ते Zn से बने हुए एक मिश्र धातु का नाम बताइए। तो वो होता है पीतल। क्या होता है? पीतल। तो पीतल बनता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा और टिन से बने एक मिश्र धातु का नाम बताइए। तांबा और टिन से यानी Cu और Tn, तो इससे जो है कौन सा मिश्र धातु बनेगा? तो कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यह हो गया आपका मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन कहता है कि तांबे और टिन से बने एक मिश्र धातु का नाम बताइए। कांसा हो गया, देख लिया आपने, कांसा। अब कहता है कि सीसा तथा टिन से बने एक मिश्र धातु का नाम बताइए। सीसा और टिन से, तो इसको बनाते हैं किससे? सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर बनता है। यानी मिश्र धातु का नाम है सोल्डर। तो सोल्डर में क्या क्या मिलाते हैं? सीसा, Pb। क्या बनाते हैं? मिलाते हैं Pb और Tn। क्या बोलते हैं? टिन को। तो ये दोनों को मिला देते हैं तो सोल्डर बनता है। तो यह होता है मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोल्डर का उपयोग लिखिए। सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी दो तारों को आपस में जोड़ देता है, तो यह वेल्डिंग करने के लिए होता है। जैसे कि लोहे का दरवाज़ा बनता है तो वेल्डिंग होता है ना, रड से गला करके, तो उसी तरह से सोल्डर को भी गला करके उस विद्युत तार को परस्पर वेल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? यानी 24 कैरेट का आपका सोना होता है Au, तो वो उसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना मुलायम होता है कि वो गहना बनाएंगे, सोना आभूषण बनाएंगे तो वह टूट जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो यही कहता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तथा यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए शुद्ध सोने का उपयोग जो है आभूषण बनाने में नहीं किया जाता, उसमें मिलावट किया ही जाता है। जैसे कि आप सोनार के पास जाइएगा तो 18 कैरेट का सोना मिलेगा, 22 कैरेट का सोना मिलेगा, बोलता है ना सब लोग। तो 18 कैरेट का सोना जो है सबसे अधिक मजबूत होता है और टिकाऊपन भी होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध सोने को आभूषण बनाने योग्य कैसे बनाते हैं? शुद्ध सोने को आभूषण बनाने योग्य कैसे किया जाता है? तो मिश्रित करेंगे। तो देखिए शुद्ध सोने में 2% तांबा मिलाकर कठोर बनाया जाता है। यानी सोना और तांबा दोनों का कलर एक ही होता है ना, तो 2% उसमें तांबा मिला देते हैं, क्योंकि शुद्ध सोना आभूषण बनाने योग्य नहीं होता है, यह बहुत नर्म होता है। तो 2% जो है क्या बोलते हैं, तांबा को जो है मिला देते हैं, Cu को मिला देते हैं। किसके साथ? अम्लगम अभिक्रिया के साथ, यानी पारा के साथ उसको डालेंगे तो वह आपस में क्या होगा, गला करके उसको मिला देगा। आप पकड़ नहीं पाइएगा कि उसमें सोना में तांबा कितना है, 2% है कि 4% है कि 25% है। तो ये सोनार लोग ऐसे काम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलयशील औषधियों का नाम लिखिए। क्या है? तो एनोड पंख, एनोड पंख। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम के अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित करके एल्युमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जाता है? क्यों नहीं प्राप्त किया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम सक्रियता श्रेणी में उच्च है, जबकि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का कार्बन द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जाता है। इस कारण से जो है ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का कार्बन द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जाता है। कार्बन द्वारा
अपचयित करके धातु प्राप्त किया जाता है। अपचयित किया है आपको पिछले वीडियो में दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं के अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो गर्म करके। कैसे किया जाता है? गर्म करके। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखिए तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है? तो भाई कार्बन मिलाया जाता है उसको कठोर बनाने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील के 2 गुण क्या है? तो पहला गुण है कि यह कठोर होता है, ठीक। दूसरा गुण है कि इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें जंग नहीं लगता है। अब कहता है कि इसमें कार्बन को क्यों मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाने से यह अत्यधिक कठोर हो जाता है, इसलिए इसको बनाने में कार्बन जो है मिलाया जाता है, यानी कार्बन मिलाया जाता है। किस में? स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील निकेल और क्रोमियम के मिला करके उसमें जो है कार्बन की मात्रा कितना मिलाते हैं? 0.05% अगर कार्बन मिला देते हैं तो वह स्टेनलेस स्टील क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, टिकाऊपन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन को जो है मिलाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। एक तत्व जैसे लोहा लीजिए, तो एक तत्व लोहा है, वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो लौह ऑक्साइड बनाएगा, जिसका पानी में विलयन लाल लिटमस को, पानी में जल में लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो तत्व ए धातु है या अधातु है? तो वह धातु है या अधातु है इसकी पहचान करने के लिए तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नीला कर देगा तो वह पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। वह पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। और नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह पदार्थ क्या होगा? अम्लीय होगा। तो देखिए उसका उत्तर क्या लिखेंगे कि धातु चूंकि लाल लिटमस को नीला करने का गुण क्षारकीय होता है, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वह पदार्थ क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। तो धातु की ऑक्साइड प्राकृतिक क्षारीय होती है, यानी धातु की ऑक्साइड, जो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो वह धातु जो है ऑक्साइड होती है, और वह ऑक्साइड जो है क्या होती है? प्राकृतिक रूप से क्षारीय होती है। अतः ए एक धातु है, ए एक धातु है। तो उस तरह से विलयन से आप पता कर सकते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कहता है कि क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? कारण दीजिए, कारण दीजिए। हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, यह हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करते। सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन को किसी ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, यानी जल का निर्माण हो जाता है, न कि हाइड्रोजन का। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। कैसा है? तो एक आयनिक यौगिक है, इसलिए इसका क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक जो है उच्च होता है, क्योंकि यह सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है। तो इसका एक आयनिक यौगिक, इसलिए इसका उच्च होता है, क्योंकि यह मजबूत होता है और यह आयनिक यौगिक है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, यानी इसको गलने में अधिक तापमान क्यों दिया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी बहुत अधिक तापमान की ज़रूरत होती है इसको तोड़ने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि इसके आयनिक यौगिक जो है मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। तो यही कारण है कि इसका क्या कहते हैं, गलनांक जो है उच्च होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है कि आयनिक यौगिक ठोस और कठोर क्यों होते हैं, यानी जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वह
ठोस होते हैं और कठोर क्यों होते हैं? तो कहता है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच, यानी धनायन और ऋणायन, यानी धन आवेश और ऋण आवेश पढ़े हैं ना, तो यह आयन होता है तो उसी के अनुसार होता है धनायन और ऋणायन। इन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण बल खींचते हैं, जैसे चुंबक एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस और कठोर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, कमेंट करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कंजूसी कर देते हैं, लाइक करने में भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अभी जो है ऑडियो के माध्यम से जो है क्या बोलते हैं, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर जो है मिल रहा है। और इसका जो है ऑफलाइन भी आप आकर कर सकते हैं, और वीडियो भी आपको जो है सापेक्ष प्रैक्टिकल रूप से जो है दिया जाएगा। जैसा ही आपका सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन के अनुसार आपको वीडियो जो है आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए आप सदस्य बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा का सर्वाधिक चालक होता है। ऊष्मा का चालक मतलब कि उसमें ऊष्मा स्थानांतरण होता हो, ऊष्मा स्थानांतरण होता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हो। तो वैसे दो धातुओं का नाम लिखना है। तो चांदी और कापर, चांदी Ag और कापर Cu, ये दो ऐसे धातु हैं जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु का नाम बताइए। आघातवर्ध, अब बताइए आघातवर्ध क्या है? तो आघातवर्ध है कि जब किसी धातु पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह धातु टूटती नहीं है बल्कि फैल जाती है और उसको, उस प्रहार को, उस बल को सहन कर लेती है। तो वैसे धातुएं आघातवर्ध होती है। तो कौन ऐसी दो ऐसी धातुएं हैं जो आघातवर्ध होती है, अधिक होती है? तो यह है उसका उत्तर सोना और चांदी, यानी AU और Ag, सोना और चांदी। इस पर कितना भी हथौड़ा मारिएगा तो यह टूटेगी नहीं या फैलती ही जाएगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दो ऐसे धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए बहुत आसान चीज़ है, दो ऐसे धातु का नाम बताइए जो जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम, इसको आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, क्योंकि सोडियम मुलायम होता है और पोटेशियम भी मुलायम होता है। ऐसे ही यह जो है दो धातुएँ हैं, क्योंकि सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि इतना जो है ये अभिक्रियाशील होता है। इसको पूछता है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत जो है जलना प्रारंभ कर देती हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि उन दो धातुओं के नाम लिखिए जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही पिघल जाती है। यानी कौन ऐसी दो धातु है जिसको हाथ पर रखेंगे तो वह पिघलना प्रारंभ कर देती है, यानी हवा के संपर्क में, यानी सबसे कम न्यूनतम तापमान पर वह क्या होती है, पिघलना प्रारंभ कर देती है। तो यह होता है गैलियम तथा सीजियम। क्या होता है? गैलियम और सीजियम जो है ऐसे दो धातुएं हैं जो क्या बोलते हैं, इसका गलनांक जो है सबसे कम होता है। जो किसी हथेली पर भी रखते हैं या किसी वस्तु पदार्थ में, औजार में रख करके उसको हवा के संपर्क में कमरे में रख देंगे तो वह क्या होगी, पिघलना प्रारंभ कर देती है। तो यह कौन सी दो धातुएं हैं? तो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कक्ष मतलब कि आपके कमरे के ताप पर, जिस कमरे में आप रहते हैं तो कमरे का ताप रहता है तो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका न्यूनतम ताप होता है आपको शरीर के लिए। लेकिन वह जो है कौन ऐसी दो, एक धातु का नाम बताइए और एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु का नाम है पारा और एक होता है ब्रोमीन। देखिए वो आपको नीचे दिया हुआ है यहाँ पर ब्रोमीन। तो यह होता है ब्रोमीन Br। यह होता है अधात जो कमरे के तापमान पर जो है क्या होती है,
पिघलने लगती है, यानी द्रव अवस्था में रहती है। इसको जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा, मरकरी और ब्रोमीन। यानी पारा, मरकरी जो क्या बोलते हैं, थर्मामीटर में नापने के रूप में भी किया जाता है। और इस पारे का उपयोग जो है, आप क्वेश्चन मिलता है कि हवाई जहाज़ में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ में जो है एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है और एल्युमिनियम पर यह पारा गिर जाता है तो एल्युमिनियम को छिद्र कर देता है, उसमें गला देता है एल्युमिनियम को। तो इसीलिए सोनार जो है पारे का उपयोग जो है क्या करते हैं, Ag और Au और तांबा Cu, इन तीनों को आपस में मिश्रित करने के लिए अपने दुकान में इसका उपयोग करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो यह हो गया धातु, पारा, और अधातु हो गया ब्रोमीन। कहता है अगला क्वेश्चन कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है। तो इसका नाम हो गया आयोडीन। अधातु है जिसकी सतह जो है चमकीली होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। तो धातु जो है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यानी क्वेश्चन आएगा कि धातु जो है कौन सी ऑक्साइड बनाती है, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और अधातु जो है कौन बनाती है ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन के उस अपरूप का नाम बताइए जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो वह कार्बन का अपरूप है हीरा। ग्रेफाइट जो है अपरूप होता है लेकिन वो मुलायम होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा जो है क्या है, कार्बन का एक अपरूप है जो बहुत ही कठोर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो पानी में रखने पर तैरने लगता है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम ऐसे दो धातु है जो पानी में रखने पर तैरने लगता है। कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी Ca और Mg, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्या कहता है कि कौन सी दो धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु को किरोसिन में क्यों डुबोकर रखा जाता है। यानी सोडियम तथा पोटेशियम धातु को, आ गया क्वेश्चन ना। तो सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, यह बहुत चंचल होता है। कभी भी इसको खुला छोड़ दीजिएगा तो ये कचर पचर करने लगता है, तुरंत मिल करके जो है अभिक्रिया करके जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए कहता है कि सोडियम को, पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सोडियम तथा पोटेशियम हवा में जल के साथ सामान्य ताप पर बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करती है। यदि इसे खुले में रखा जाए तो वह आग पकड़ लेती है। अतः इसी सुरक्षा के नज़र बचने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैग्नीशियम धातु जब हवा में चलती है तब उसकी लौ का रंग क्या होता है, यानी कैसा होता है। तो हल्का हरा और नीला होता है। यानी मैग्नीशियम धातु जो है जब हवा में चलती है तो उसका लौ, उसका ज्वाला जो है उसका रंग कैसा दिखता है, तो हल्का हरा और नीला, हल्का हरा और नीला रूप से उसकी लौ जो है दिखाई देती है जलती हुई। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो धातुओं का नाम बताइए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन भाप से अभिक्रिया करता है। यानी पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी H2O से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन H2O को जब गर्म करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलता है, जलवाष्प निकलता है, उससे जो है वह धातु अभिक्रिया कर लेती है। तो कौन है, तो एल्युमिनियम तथा आयरन, यानी एल्युमिनियम तथा आयरन। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है। किस प्रकार का आबंध होता है, तो आयनिक आबंध होता है। कौन सा आबंध होता है, आयनिक आबंध होता है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक का नाम लिखिए। तो अपचायक क्या है, एल्युमिनियम है, क्योंकि यह क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लेता है। तो एल्युमिनियम जो है क्या करता है, अपचायक होता है। तो एल्युमिनियम जो है लोहा के साथ जो है ऑक्सीजन है, लौह ऑक्साइड, तो इसको जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और लोहा को त्याग देता है, अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विधि का नाम बताइए। यानी कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। तो विद्युत
अपघटनी अपचयन अभिक्रिया, इसके द्वारा जो है स्थित धातुओं को निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धातुओं के निष्कर्षण में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले एक सस्ते अपचायक का नाम लिखिए। कौन है? तो कार्बन है। कार्बन को मिला देते हैं तो अपचायक में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत अपघटनी के परिष्करण में अशुद्ध धातुओं से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी तथा शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है? कौन सी है? तो अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को एनोड बनता है और शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कैथोड बनता है। कौन कौन? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड। कैसे? तो आप बैटरी देखते हैं तो बैटरी में दो खोटी होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो एक होता है एनोड और एक कैथोड। तो वही कहता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? तो एनोड। और शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? तो कैथोड। यानी एनोड जो है अशुद्ध होती है और कैथोड जो है शुद्ध होती है। तो यही पूछ रहा है। तो एनोड कैथोड। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एनोड अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है? तो अशुद्ध होता है। कैथोड शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? तो शुद्ध होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में उपयोग होने वाले विद्युत अपघटक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है तो इसका उत्तर देंगे अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट। यह क्या होता है? अम्लीयकृत होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में उपयोग होने वाले विद्युत अपघटक का नाम लिखने को कहता है। तो आप लिखिएगा अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। चलिए देखते हैं अगला। तो वीडियो को चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सदस्य बन जाए और बेल आइकन घंटे को दबाते हुए लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आपको जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।